हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सॉल्व करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन है। हमारे पास 3 ऑपरेशंस करने हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन का, फिर इंटरसेक्शन आता है और फिर डिफरेंस। 3 टाइप के हमारे पास ऑपरेशंस हैं जिनका हमें यहाँ पर यूज़ करना है, सॉल्व करने हैं उसके क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले देखते हैं यूनियन क्या होता है। निम्न में प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन अर्थात यूनियन, संघ भी बोलते हैं इसको, सम्मिलन ही बोलते हैं, या इंग्लिश में कहें तो यूनियन होगा। यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं। और इसके लिए जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इक्वल 1 2 3 और y इक्वल 1 3 5, दो समुच्चय दिए गए हैं। हमें दोनों समुच्चयों का सम्मिलन अर्थात यूनियन ज्ञात करना है। अब देखिए, यूनियन होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। यूनियन से मतलब, अगर मैं दो समुच्चयों की बात कर रहा हूँ तो हम दो समुच्चयों को कंबाइंड करके एक समुच्चय बनाते हैं। और वो इस प्रकार से जब यूनियन करें कि पहले जो समुच्चय होगा उसके सारे अवयव आ जाएंगे, 1 2 3 सारे अवयव आ गए, और दूसरा जो समुच्चय है उसके जो अवयव छूट गए उसमें आने से वो हम यहाँ लिख देंगे। देखिए, रिपीट कोई नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ देखा 1 2 3 1 2 3 लिख दिया। अब अगर एक इसकी बात करें, एक पहले ही आ चुका है तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। फिर 3 भी देखिए यहाँ से आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 5 इस समुच्चय में नहीं था तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो सिंपल डेफिनेशन है कि पहले समुच्चय के सारे अवयव पर दूसरे का जो रह गया वो भी आ जाएगा। पहले के सारे और दूसरे का जो रह गया वो भी। फिर सेकंड पॉइंट, a इक्वल ए ई आई ओ यू और b इक्वल ए बी सी। हमें दो समुच्चय दिए हुए इनका यूनियन निकालना है। तो a यूनियन b इक्वल, देखिए a आ गया, इधर से b ले लेते हैं। अगर हम या मैं कहूँ पहले के सारे तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। दूसरे के देखते हैं, दूसरे में a पहले से ही था तो उसको हम छोड़ दिया। b और c यहाँ नहीं थे तो b और c भी यहाँ पर आ गए, तो ये हमारा यूनियन निकल गया। फिर थर्ड पॉइंट, a इक्वल एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। इसी प्रकार b दिया हुआ है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं कि a और b है क्या। a में उसने कहा है कि x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज अर्थात 3 6 9 12 डॉट डॉट इस प्रकार संख्या रही होगी। और b में उसने कहा कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम यानी कि 1 2 3 4 और 5, इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है। तो वही इसी प्रकार से कि पहले के सारे और दूसरे का जो रह गया वो भी। तो या हम दूसरे ऐसे भी कर सकते हैं कि दूसरे के सारे पहले का जो रह गया वो भी। a यूनियन b निकालें या b यूनियन a निकालें, यहाँ वो दोनों आपस में इक्वल ही होंगे, ये ध्यान रखेंगे। a यूनियन b इक्वल होगा b यूनियन a के, ये इसकी प्रॉपर्टी है। आप इसका क्रम बदल देंगे, क्रम विनिमयता का नियम हो गया। अगर क्रम बदल भी देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 दूसरे के सारे आ गए, फिर पहले के जो रह गए 3 6 9 फिर 12 और फिर डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये खत्म नहीं होंगे, अनंत तक हैं, तो ये सारे का सारा हमारा यूनियन मिल गया। फिर इसका फोर्थ पॉइंट है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा मान है और 6 या 6 से छोटा है। ऐसे ही b बराबर है हमारे पास x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का जो मान है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। पहले इसके समुच्चय लिख लेते हैं, समुच्चय इसके क्या क्या है। तो उसके समुच्चय a में देखिए क्या होगा, x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है तो 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 या 6 से छोटी है, 6 के इक्वल है और उससे छोटी है। फिर सेकंड है हमारा, x से बड़ा 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो 6 से बड़ा होगा हमारे पास 7 8 और 9, 10 से छोटा ये हमारे पास आ गया। तो इसका यूनियन अगर हम निकालें तो a यूनियन b इक्वल क्या हो जाएगा, पहले के सारे और दूसरे का जो रहेगा वो भी। तो 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9, ये हमारा इसका यूनियन आ गया। नाउ इसका फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में दिया है कि a इक्वल 1 2 3 और b इक्वल 5। देखिए 5 मतलब रिक्त समुच्चय। अब अगर कोई समुच्चय ही रिक्त है तो वहाँ से हम उसमें से कोई एलिमेंट नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो a यूनियन b क्या रहेगा, वो 1 2 3 यही हमारा समुच्चय हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको a भी लिख सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि a बराबर a कोमा b दिया हुआ है और b बराबर a b c, तब क्या a सबसेट है b का और a यूनियन b ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें जांच करना है कि क्या a b का सबसेट है या नहीं। देखिए, सबसेट क्या होता था कि a के सारे अवयव, a समुच्चय a के सारे अवयव b में पाए जाते अगर होंगे तो a सबसेट होगा b का। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए a बराबर a b है और b बराबर a b c है। देखिए a के दो अवयव हैं और दोनों के दोनों ही b में है, a b दोनों हैं, तो इसका मतलब a जो है b का सबसेट है। अतः हम लिख सकते हैं कि हाँ a सबसेट b, a के सभी अवयव b में है। फिर a यूनियन b की बात करें तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, वही पहले के सारे और दूसरे का जो रह गया वो भी। तो a b आ गया हमारे पास, यहाँ पर ये आ जाएगा a b और दूसरे का जो रह गया वो c।
और देखिए किसके इक्वल आया है, बी के ही इक्वल आया है, तो इसको मैं बी भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एक नया कैलकुलेटर मिला है कि अगर ए सबसेट होगा बी का तो ए यूनियन बी बी ही आएगा हमेशा। ए अगर सबसेट है बी का तो जो इन दोनों का यूनियन आएगा वो बी ही मिलेगा मुझे। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट हो बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा। देखिए उसने यही क्वेश्चन हमें रिपीट करके दे दिया कि ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा। मैंने कहा कि ए यूनियन बी क्या होगा, वो बी ही होगा। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए गिवन दैट है ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ए में बिलोंग करता होगा तो एक्स बी में भी बिलोंग करता होगा, क्योंकि वो दोनों में होना चाहिए तभी वो ए सबसेट होगा बी का। अगर ए में कोई एलिमेंट है तो उसका बी में भी होना जरूरी है, तभी वो उसका सबसेट बन सकता है। तो यहाँ से ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। एक और बात ध्यान रखेंगे कि जो यूनियन होता है वो यूनियन का साइन होता है या अथवा। ये दो साइन यूनियन को डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास थ्योरेटिकल हिंदी में अगर कहीं लिखा हुआ होगा तो यूनियन मतलब या। फिर ए यूनियन बी इक्वल समुच्चय बी हो जाएगा, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में होंगे इसलिए हम ए यूनियन बी क्या लिख सकते हैं, बी, यदि ए सबसेट हो बी का, तब ये कंडीशन हमारी लागू होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी का फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ही। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हमें यदि ए इक्वल 1 2 3 4 और बी इक्वल 3 4 5 6 और सी इक्वल 5 6 7 8 और डी इक्वल 7 8 9 10 तो निम्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ए यूनियन बी ज्ञात करना है मुझे, तो ए यूनियन बी वही पहले के सारे और दूसरे का जो रह गया वो भी आ जाएगा। तो देखिए पहले के सारे 1 2 3 4 1 2 3 4 आ गए, फिर बी का हमारे पास देखिए 3 4 आ चुका है पहले ही, तो सिर्फ 5 और 6 बचता है, तो ये मेरा ए यूनियन बी मिल गया। फिर सेकंड है ए यूनियन सी, तो ए और यूनियन सी तो 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर सी का क्या रहता है हमारे पास 5 6 7 8, कोई रिपीट नहीं था तो 5 6 7 8 सारे के सारे आ गए। थर्ड है बी यूनियन सी, बी एंड सी तो 3 4 5 6 3 4 5 6। फिर सेकंड इसमें देखें सी में 5 6 पहले से ही है तो उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि वो आ चुका है, तो 7 8 बचता है, 7 8 हमारे पास आ गया। फिर फोर्थ है बी यूनियन डी, बी एंड डी तो 3 4 5 6 3 4 5 6। फिर डी में देखें सारे के सारे अलग हैं तो 7 8 9 10 7 8 9 10 ऐसे टिश्यू करेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट है ए यूनियन बी यूनियन सी, एक साथ तीन तीन समुच्चयों का यूनियन लिया जा रहा है, तो तीन का जब यूनियन लिया जाएगा तो ये आ जाएगा। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी हमने लिखा, अब ए बी और सी तीनों का यूनियन लेते हैं तो सबसे पहले ए के सारे अवयव लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर बी के अवयव लिखता हूँ, देखिए 3 4 वहाँ था, वो 3 4 हट जाएगा वहाँ से, तो क्या होता है 5 और 6, 5 और 6 आ गया। फिर सी की बात करें तो 5 और 6 वहाँ पर था तो हट जाएगा तो 7 और 8, तो ये हमारा तीन समुच्चयों का यूनियन मिल गया। फिर इसका 6 पॉइंट है ए यूनियन बी यूनियन डी। अब ए यूनियन बी यूनियन डी है तो ए बी और डी तो वही ए के सारे अवयव 1 2 3 4, फिर बी के 5 और 6 आ जाएंगे, 3 और 4 पहले आ चुका है, फिर डी के 7 8 9 10 वो एज इट इज हो गए। फिर इसी का नेक्स्ट पॉइंट है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी एंड डी तो पहले बी के लिख दें 3 4 5 6 3 4 5 6। फिर डी सी के 5 6 पहले आ चुका है तो 7 8 हो जाएगा 7 8। फिर डी के 7 8 पहले आ चुका तो 9 और 10, ये हमारा इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए नया टॉपिक आ गया, सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से मतलब होता है कि जब हमारे पास दो समुच्चय ऐसे मिल जाएं जिनमें कुछ कॉमन आता हो या मुझे कॉमन निकालना हो तो उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसका जो साइन होगा वो उल्टा यू होता है, वहां पर यू था यूनियन में, यहाँ पर इसका उल्टा है ये, तो उल्टा यू बना हुआ होगा तो वो इंटरसेक्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिए हुए थे हमारे पास पॉइंट्स, उन्हीं को सॉल्व करके हमें इसको निकालनी है वैल्यू। तो x इक्वल हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था 1 3 5, y इक्वल था 1 2 3। इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। देखिए इंटरसेक्शन में क्या कहा कि दोनों समुच्चयों में वो अवयव जो दोनों जगह रहा हो या कॉमन हो। देखिए 1 3 5 1 2 3 तो 3 दोनों जगह पर है और 1 भी दोनों जगह है, तो मेरा जो समुच्चय हुआ x इंटरसेक्शन y वो 1 और 3 हो गया, तो 1 3 ये आंसर हो गया। सेकंड था a इक्वल ए ई आई ओ यू और b इक्वल ए बी सी। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ a ही है, एकमात्र ऐसा एलिमेंट है a जो दोनों जगह है, तो हमारा समुच्चय इसका जो मिला a इंटरसेक्शन b वो a हो गया। फिर थर्ड पॉइंट a इक्वल 3 6 9 12 डॉट 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 और b इक्वल 1 2 3 4 5, ये थर्ड पॉइंट था। इसका इंटरसेक्शन तो देखिए इसमें इंटरसेक्शन हमारे पास सिर्फ 3 ही है दोनों जगह, तो a इंटरसेक्शन b हमारे पास 3 मिल गया। फिर फोर्थ पॉइंट a इक्वल 2 3 4 5 6 और b इक्वल 7 8 9 है,
इनमें से अगर कॉमन देखूं तो देखिए यहाँ 2 3 4 5 6, वहां 7 8 9, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों समुच्चयों में पाया जाता हो। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई हो जाएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय हो गया। फिर फिफ्थ पॉइंट है ए इक्वल 1 2 3 और बी इक्वल 5। देखिए वो तो क्या है, रिक्त समुच्चय है। अब अगर आप 1 2 3 एक समुच्चय के साथ एक दूसरा रिक्त समुच्चय लिया है और दोनों में कॉमन पूछा जाए तो कोई कॉमन नहीं आएगा, कोई घनिष्ठ अवयव नहीं होगा उधर, क्योंकि दूसरी साइड कोई अवयव है ही नहीं। तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा यदि a इक्वल 3 5 7 9 11, b इक्वल 7 9 11 13, c इक्वल 11 13 15 और d इक्वल 15 17, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b यानी कि दोनों में कॉमन, तो 3 5 7 9 11 7 9 11 13। देखिए कॉमन क्या है, 7 9 11 7 9 11, तो 7 9 11 हमारा आंसर हो गया, सिंपल है। फिर b इंटरसेक्शन c, b और c, तो b और c में देखें क्या है हमारे पास, 11 13 11 13, तो दोनों जगह 11 13 हमारा इंटरसेक्शन कॉमन आ गया। फिर थर्ड पॉइंट a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, तीन समुच्चयों में कॉमन ढूंढना है। तो तीन समुच्चयों में कॉमन a c और d। देखिए सबसे पहले यहां से देखते हैं, या सबसे छोटे वाले से देख लीजिए, सबसे छोटे वाले के लिए इजी रहेगा। d में हमारे पास 15 17 है, तो इन दोनों एलिमेंट, ये जो दो एलिमेंट दिए हुए हैं, ये इन बाकी के दो समुच्चयों में अगर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट मिला होगा कॉमन। अगर ये दो ही यहाँ पर किसी में से नहीं मिलेंगे तो कोई कॉमन नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि ए और सी में कुछ कॉमन हो लेकिन वो डी में ना हो, तो वो कॉमन नहीं माना जाएगा। हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो तीनों समुच्चयों में हो। तो देखें यहाँ पर 15 17 है, यहाँ पर 15 है, ठीक है मिल गया, लेकिन ए में 15 नहीं है। यहाँ 70 है, यहाँ सी में 70 नहीं है, और जब सी में नहीं है तो ए में ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए सी और डी में तीनों में हो। तो उसमें क्या होगा, रिक्त समुच्चय यानी कि फाई, या हम सिंपल ओपन ब्रैकेट बना सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में हमें इंटरसेक्शन निकालना है, क्या कॉमन है। देखिए 3 5 7 9 11 11 13 15, सिंपल दिखाई दे रहा है कि 11 हमारे पास क्या है, इसमें दोनों में कॉमन वैल्यू है, तो ए इंटरसेक्शन सी 11 हो गया। फिर बी इंटरसेक्शन डी, बी एंड डी, तो 7 9 11 13 15 17। देखिए कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों समुच्चय में पाया जाता हो, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हमें पहले बी और सी का यूनियन निकालना है, उसके साथ ए का इंटरसेक्शन करना है। तो ए हमारे पास तो क्या है, 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, देखो बी यूनियन सी, बी के सारे और सी के जो रह जाए वो भी, तो 7 9 11 13 7 9 11 13। सी का क्या रह गया, 11 13 पहले आ चुका है, 15 बचता है, 15 ये आ गया। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ये पूरी वैल्यू ए की हो गई और ये पूरी वैल्यू बी यूनियन सी हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें, देखिए 3 है, वहाँ पर नहीं है, 5 है, वहाँ पर नहीं है, 7 है, वो रहा, आ गया, 9 उधर भी है, आ गया, फिर 11 उधर भी है, आ गया, बाकी और कोई एलिमेंट नहीं मिलता। तो 7 9 11 हमारा क्या रहा, इसका इंटरसेक्शन आ गया। नेक्स्ट पॉइंट ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, देखिए 15 17, वहाँ पर 15 17 दोनों में से कोई नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई हमें इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू नहीं मिलती। तो इसकी जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 5, एक रिक्त समुच्चय हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। बी और डी का यूनियन और फिर उसके साथ ए का इंटरसेक्शन। तो ए की वैल्यू तो 3 5 7 9 11 हो गई। फिर इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास बी यूनियन डी आ गया, बी का और डी का यूनियन। तो बी की वैल्यू 7 9 11 13 7 9 11 13, और डी की वैल्यू 15 17 15 17। पहले के सारे, दूसरे का जो रह गया वो भी आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें। देखिए 3 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, छोड़ दें। 5 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, छोड़ दें। 7 यहाँ पर है, वहाँ पर भी है, आ गया। फिर 9 यहाँ पर है, वहाँ पर भी है, हो गया। फिर 11 यहाँ और वहाँ दोनों जगह है, तो 11 भी आ गया। तो ये हमारा क्या मिल गया, इंटरसेक्शन वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो ए और बी का इंटरसेक्शन देखिए क्या आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन। देखिए 7 9 11 7 9 11, तो 7 9 11 हमारे पास इंटरसेक्शन मिल गया ए और बी का। फिर इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज रहा, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन। तो 7 9 11 13 7 9 11 13। फिर सी का क्या बचता है, 15 बचता है, 15 यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो 7 9 11 7 9 11, तो ये हमारे पास क्या मिला, इंटरसेक्शन मिल गया इसका। नेक्स्ट पॉइंट है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए ए और डी का यूनियन और बी और सी का यूनियन, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। तो ए यूनियन डी निकाल लें, तो ए यूनियन डी आ जाएगा हमारे पास 3 5 7 9 11
15 17, 3 5 7 9 11 15 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। देखिए 3 वहाँ पर नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 9 11 7 9 11, तो 7 9 11 और 15 15, ये हमारा आंसर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यदि a इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, 101 प्राकृत संख्या है, फिर b एक सम प्राकृत संख्या है, c एक विषम प्राकृत संख्या है और d एक अभाज्य संख्या है, तो निम्न ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो समुच्चय निर्माण विधि रूप में लिखा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि इसका उत्तर भी हम समुच्चय निर्माण विधि में दें जितना हो सकता हो। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसका रोस्टर विधि में भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना हो सकता होगा उतना हम इसका आंसर समुच्चय निर्माण विधि में ही लिखेंगे। हमें इंटरसेक्शन निकालना है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए और बी में कॉमन देखना है। अब देखिए बेटा समझ लेते हैं कि ए क्या है। ए में उसने कहा कि x एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होगी और कहाँ खत्म होगी, 1 से प्रारंभ होगी और अंत कहाँ होगी, अनंत पर। धनात्मक संख्याएं चलती जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार धनात्मक संख्याएं हमारे पास चलती चली जाएंगी। फिर बी में क्या कहा, एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या यानी कि 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट इस प्रकार की संख्याएं होगी। तो इन दोनों में अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो इंटरसेक्शन क्या आएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या में तो सम विषम भाज्य भाज्य सभी प्रकार की आ गई, और ये है सिर्फ सम संख्या। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो ये सम संख्या ही मेरे पास उभयनिष्ठ आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारा इंटरसेक्शन क्या हुआ कि x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, क्योंकि वो एक बड़ा समुच्चय है, उस बड़े में से ये छोटा है तो ये छोटा ही उसमें से कॉमन आ जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट है ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए के साथ सी का इंटरसेक्शन, ए में क्या है सभी प्राकृत संख्याएं, सी में है विषम प्राकृत संख्याएं, तो सिंपल है क्लियरली हमारे पास जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, विषम प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी। तो विषम हमारे पास संख्या क्या होंगी, वो इसका इंटरसेक्शन के कॉमन आ जाएंगी। फिर ए इंटरसेक्शन डी। अब देखिए ए तो क्या था हमारे पास सभी प्राकृत संख्याएं, और डी क्या है, डी में उसने लिखा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है। तो अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं को अगर कॉमन लेता हूं तो यही बैठेंगे हमारे पास संख्या। दोनों समुच्चय में अभाज्य संख्या आ जाएगी, छोटा समुच्चय यही है तो यही हमारे पास इंटरसेक्शन में आएगा। तो ए इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। फिर बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बी क्या था, सम संख्याओं का समुच्चय, और हमारे पास सी क्या है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और देखिए सम संख्या और विषम संख्या इन दोनों में कोई घनिष्ठ हो ही नहीं सकता, तो ये क्या होगा, फाई होगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। फिर बी इंटरसेक्शन डी। बी हमारे पास सम प्राकृत संख्या है और डी अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कॉमन आता है, वो है 2, क्योंकि 2 सम संख्या भी होती है और एक अभाज्य संख्या भी होती है। तो हमारे पास का जो आंसर आ गया वो 2 हो गया। फिर सी इंटरसेक्शन डी। देखिए सी देखते हैं क्या है, तो सी है हमारे पास विषम प्राकृत संख्या और डी है अभाज्य संख्या। वैसे तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। तो केवल 2 को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सभी अभाज्य और विषम संख्याएं ही आएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य तथा विषम प्राकृत संख्या है। वो संख्या अभाज्य भी होगी और विषम भी होगी, सिर्फ 2 को छोड़ जाएगा यहाँ पर, बाकी सभी संख्याएं हमारे पास क्या आ जाएंगी, वो इंटरसेक्शन में कॉमन आ जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखें, निम्न समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। देखिए असंयुक्त का मतलब क्या है, यहाँ पर असंयुक्त से मतलब ऐसे समुच्चयों से है, अगर हमारे पास 2 समुच्चय दिए हुए हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि सम संख्या और विषम संख्या, ये 2 समुच्चय हैं, इन दोनों समुच्चय में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों में एक साथ पाया जाता हो, तो ये दोनों जो समुच्चय होंगे वो असंयुक्त समुच्चय हो जाएंगे, मतलब उनके बीच में कोई वैल्यू कॉमन नहीं आती। तो हमें ऐसे ही 2 समुच्चय यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है 1 2 3 4 और फिर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जिसकी वैल्यू क्या है कि x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी और 6 या 6 से छोटी है। तो पहला तो हमारा समुच्चय क्लियर है कि 1 2 3 4 है, लेकिन दूसरा क्या है, 4 5 और 6। देखिए दोनों समुच्चयों में 4 दोनों जगह पाया जा रहा है, 4 दोनों जगह है, इसका मतलब दोनों समुच्चय युग्म में 4 उभयनिष्ठ है, अतः समुच्चय युग्म असंयुक्त नहीं है। ये असंयुक्त नहीं है, संयुक्त है, क्योंकि इसमें कॉमन वैल्यू हमें मिल गई। असंयुक्त कौन होगा, जिसमें कोई भी कॉमन वैल्यू ना मिले। जैसे कि सेकंड पॉइंट है ए ई आई ओ यू तथा सी डी ई एफ। देखिए यहाँ दोनों में कॉमन मिल गया ई हमें, तो ये भी असंयुक्त नहीं है। फिर इसी का थर्ड पॉइंट है एक्स सच दैट एक्स एक सम पूर्णांक है तथा एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है।
वो सम संख्या है, ये विषम संख्या है, दोनों में जाहिर सी बात है कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, इसलिए ये समुच्चय युग्म असंयुक्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, यदि a इक्वल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और b इक्वल 4, 8, 12, 16, 20, c इक्वल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और d इक्वल 5, 10, 15, 20, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। थर्ड ऑपरेशन और लास्ट ऑपरेशन है डिफरेंस यानी कि माइनस। अब हमें पहले समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को माइनस करना है। देखिए जैसे कि मैंने बताया था प्रॉपर्टी है कि अगर मैं a यूनियन b करता हूं तो वो इक्वल होगा b यूनियन a के। आप इसको प्रॉपर्टी भी समझ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर a इंटरसेक्शन b हो तो वो इक्वल होगा b इंटरसेक्शन a के। ये भी क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है, लेकिन a माइनस b इक्वल नहीं होगा b माइनस a के। यहां पर आप माइनस उस प्रकार ना समझिए जैसे हम 2 माइनस 3 करेंगे या 3 माइनस 2। यहां पर माइनस समुच्चय को समुच्चय से माइनस करने का तरीका भिन्न होता है। अब भिन्न किस प्रकार से है देखते हैं। a माइनस बी का मतलब क्या रहा। देखिए a माइनस बी का मतलब ये है मैं a में से b को घटा रहा हूं, तो किस प्रकार से कि a के सारे अवयव परंतु b का कोई ना आ जाए। हमें a के सारे अवयव लिखने हैं लेकिन b का कोई भी अवयव इसमें नहीं आना चाहिए। ये हमें इसका डिफरेंस का मतलब हुआ। तो जैसे कि a में हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है और b में 4, 8, 12, 16, 20 है। अब लिखते हैं। देखिए 3 वहां पर है और b में नहीं है, मैंने 3 लिख दिया। 6 वहां पर है लेकिन 6 यहाँ पर b में नहीं है, वो भी लिख दिया। 9 वहां पर है, यहाँ पर नहीं है, लिख दिया। 12 वहां पर है लेकिन 12 यहाँ पर भी है, तो देखिए 12 तो b का भी काउंट होगा ना, तो इसलिए हम इस 12 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि a के सारे एलिमेंट पर b का कोई ना आ जाए, क्योंकि 12 b में भी है इसलिए वो नहीं आएगा। फिर 15 वहां पर नहीं है, लिख दिया। 18 वहां पर नहीं है, आ गया। फिर 21 वहां पर नहीं है, तो वो भी लिख दिया। तो एक एलिमेंट ऐसा 12 ही था जो दोनों जगह था, तो वो नहीं लिखा जाएगा। इन शॉर्ट आप ये भी समझ सकते हैं कि जो एलिमेंट कॉमन होगा वो लिखा नहीं जाएगा। उसके अलावा हम पहले वाले के लिखेंगे सारे के सारे, दूसरे का तो कोई आएगा ही नहीं। फिर सेकंड पॉइंट है a माइनस सी। a में से c को माइनस कर रहा है, तो a माइनस सी क्या हो जाएगा। देखिए 3 यहाँ पर है, वहाँ नहीं है, तो 3 हो गया। फिर 6 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, देखिए वहाँ पर भी है, तो 6 से 6 कैंसिल, उसको छोड़ देंगे। फिर 9 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, 9 हो गया। फिर 12 यहाँ पर है, 12 वहाँ पर भी है, छोड़ देंगे। फिर 15 यहाँ पर है, 15 वहाँ पर नहीं है, तो 15 आ गया हमारा। फिर देखें 18 यहाँ पर है, 18 वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ आ गया। फिर 21 यहाँ पर है, 21 वहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर आ गया। तो एलिमेंट हमारे पास सारे के सारे मिल गए a के, और c का उनमें से एक भी नहीं है। फिर a माइनस डी की बात करें तो a माइनस डी, देखिए 3 हो गया। फिर 6 वहाँ पर नहीं है, आ गया। फिर 9 वहाँ पर नहीं है, ठीक है। फिर 12 वहाँ पर नहीं है, वो भी हो गया। फिर 15 वहाँ पर है तो लिखेंगे नहीं। फिर 18 वो आ गया। फिर 21 वो भी लिख दिया, तो a माइनस डी मिला। फिर b माइनस ए, देखिए हमने a माइनस बी निकाला था, अब b माइनस ए, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो जाएगी कि इक्वल आते हैं नहीं आते हैं, तो b माइनस ए। फिर वही प्रॉपर्टी कि पहले समुच्चय के सारे पर दूसरे का कोई भी अवयव ना आ जाए, तो b माइनस ए, b हमारे पास ये रहा। इस बार मैं इधर से शुरू करूंगा तो पहले 4 लिखूंगा क्योंकि 4 वहां पर नहीं है। फिर 8 को देखते हैं कि 8 वहां पर है, नहीं है, तो हमने लिख दिया। फिर 12 को देखें, यहाँ पर है, वहां पर है, वहां पर भी है, तो छोड़ दिया। फिर 16 को देखें, यहाँ पर है, वहां पर नहीं है, तो हमने लिख दिया। फिर 20 को देखेंगे, यहाँ पर और वहां पर, 20 वहां नहीं है, तो 20 भी आ गया। समुच्चय A का कोई भी एलिमेंट नहीं आया, सारे अवयव समुच्चय B के हैं, तो ये हमारे पास b माइनस ए आया। और देखिए a माइनस बी और b माइनस दोनों अलग अलग आए हैं, तो a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस ए। फिर फिफ्थ पॉइंट है c माइनस ए। c में से a को माइनस करना है, c माइनस ए। देखिए 2 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, 2 हो गया। फिर 4 यहाँ पर है, 4 वहाँ नहीं है, वो भी लिख दिया। फिर 6 यहाँ पर है, 6 वहाँ पर भी है, तो छोड़ देंगे। फिर 8 यहाँ पर है, वहाँ नहीं है, तो आ गया। फिर 10 यहाँ पर है और वहाँ पर नहीं है, तो लिख दिया। और फिर 12 यहाँ पर है और वहाँ पर भी है, तो छोड़ देंगे। फिर हमारे पास आता है इसमें 14 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, तो वो आ गया। और फिर 16 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं, तो 16 भी हमें लिख सकते हैं। तो ये हमारा c माइनस ए प्राप्त हुआ। ऐसे ही d माइनस ए दिया हुआ है, तो d माइनस ए मुझे देखूंगा। देखिए d माइनस ए, d 5 और यहाँ पर 5 नहीं है, तो हम 5 लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 10, 10 यहाँ पर नहीं है, 10 भी हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखिए हमारे पास 15 यहाँ पर है और वहाँ पर भी है, तो छोड़ देंगे। फिर 20 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, तो 20 भी हमारा आ गया। तो 5, 10, 20 हमारा d माइनस ए का आंसर
मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यदि x इक्वल ए बी सी डी और y इक्वल एफ बी डी जी हो तो निम्न को ज्ञात कीजिए। हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हैं, पहला x माइनस वाई, फिर y माइनस एक्स और फिर x इंटरसेक्शन y। सबसे पहले x माइनस वाई निकाल लेते हैं, वही पहले के सारे पर दूसरे का कोई ना आ जाए। तो a यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं था, हमने लिख दिया। b यहाँ पर है, b वहाँ पर भी है, छोड़ देंगे। फिर c यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, लिख दिया। फिर d यहाँ पर है, वहाँ पर भी d है, तो उसको छोड़ देंगे। तो x माइनस वाई क्या मिला हमें, a कोमा c। अब y माइनस एक्स देख लेते हैं, y के सारे पर x का कोई ना आ जाए। f यहाँ पर है, वहाँ नहीं है, f आ गया। फिर b यहाँ पर है, b वहाँ पर भी है, छोड़ देंगे। फिर d यहाँ पर है, वहाँ पर भी है, छोड़ देंगे। फिर g यहाँ पर है, वहाँ नहीं है, तो लिख देंगे। तो f कोमा g मिलता है। अब x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y आएगा हमारे पास क्या, देखिए x इंटरसेक्शन y यानी कि कॉमन, तो कॉमन क्या है, b और d, b और d यहाँ पर है, b और d वहाँ पर भी है, तो x इंटरसेक्शन y b कोमा d मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो r माइनस q क्या होगा। देखिए माइनस का हमने भी क्या बताया कि पहले समुच्चय के सारे अवयव परंतु दूसरे का कोई भी ना आ जाए। तो अगर मैं वास्तविक संख्याओं की बात करूं तो देखिए वास्तविक संख्याओं को उसने हमें कहा है, यहाँ पर साथ में दिया q एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय और अपरिमेय की बात करूं तो दो हिस्सों में बांट सकता हूं मैं कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो अगर परिमेय संख्याओं को मैं उसमें से घटा रहा हूं तो मेरे पास क्या बचता है, अपरिमेय संख्याएं बचेंगी। तो r माइनस क्यू क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हमें प्राप्त होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। सबसे पॉइंट फर्स्ट, 2, 3, 4, 5 तथा 3,6 असंयुक्त समुच्चय है। उसने कहा असंयुक्त है। अब हमें चेक करना है कि असंयुक्त है या नहीं है। असंयुक्त मैंने क्या बताया था कि अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता तो वो असंयुक्त है, और अगर आ जाता है तो वो असंयुक्त नहीं होगा। देखिए 2, 3, 4, 5, 3, 6, देखिए 3 यहाँ पर है और 3 वहाँ पर भी है, तो इसमें तो एलिमेंट हमें कॉमन मिल गया, इसका मतलब ये असंयुक्त नहीं है। और उसने कहा कि ये असंयुक्त है, तो ये कथन क्या है हमारा, फॉल्स है, असत्य कथन है। फिर सेकंड पॉइंट, ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय है। यहाँ पर देखिए ए मेरे पास दोनों जगह कॉमन पाया जाता है, तो ये भी असंयुक्त नहीं है। तो यह उसने लिखा हुआ असंयुक्त है, तो ये भी क्या रहा, ये फॉल्स हो गया। फिर थर्ड पॉइंट, 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15, ये दोनों के दोनों अवयव देखें, यहाँ पर दोनों समुच्चय में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों जगह पाया जाता हो, तो ये कैसा हुआ, असंयुक्त समुच्चय है, यानी कि ये ट्रू लिखा हुआ है, ये सच है, सत्य है। फिर नेक्स्ट है 2, 6, 10 और 3, 7, 11, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिलता, तो ये भी असंयुक्त समुच्चय है, यानी कि ये भी ट्रू रहा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।